हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और आज हम फिर से आपके सामने हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछली क्लास में पिछले 2 वीडियोस में हमने वर्णमाला को कंप्लीट किया था और उम्मीद करती हूँ आपको उसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में कॉन्सेप्ट्स को। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शब्द। देखिए, शब्द एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एग्जाम्स में 80% पोर्शन जो है कवर होता है। ज़्यादातर एम्फेसिस जो होता है, जैसे आरओ एआरओ का आप एग्ज़ाम ले लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, उसमें शब्द चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी कि उसमें से पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो डाटा हमारा याद करने वाला होता है, रटने वाला होता है, और वो सारा डाटा किसके अंदर आता है? शब्द वाले चैप्टर के अंदर आता है। आज हम कॉन्सेप्चुअल वाला जो भाग है उसको करेंगे और उसके बाद हम करेंगे जो रटने वाला पोर्शन है कि उसको कैसे रटा जाए, कैसे शब्दों को याद रखा जाए बिना किसी परेशानी के। कोई भी चीज़ आप बार बार रटेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाती है। तो हम आपको वही मेथड बताएंगे कि कैसे पर्यायवाची शब्द याद किए जाएं, कैसे विलोम शब्द याद किए जाएं, ताकि आप एक बार देखो और उनका आंसर आपको फटाक से आ जाए। ठीक है, तो शब्द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द क्या होता है? शब्द एक सभी सार्थक वर्णों के मिलन को सभी सार्थक वर्णों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के मिलने से जिस सार्थक शब्द का, जिस सार्थक वर्ण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिखा चमल, तो चमल कोई शब्द नहीं है। चमल मैंने लिखा, कोई शब्द नहीं है। वर्णों का मेल तो है, आपको 3 इसमें अक्षर दिख रहे होंगे, 6 वर्ण दिख रहे होंगे, वर्णों का मेल है, लेकिन सार्थक नहीं है। तो जब कोई वर्ण मिलकर सार्थक अर्थ को प्रदर्शित करते हैं और जिससे ये अर्थ प्रदर्शित होता है, ऐसे वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैंने चमक लिखा, चमक यहाँ पर आपको एक अर्थ दे रहा है ना। चमक यहाँ पर आपको क्या दे रहा है? एक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक शब्द है। इसी अर्थ के आधार पर शब्द को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी अर्थ के आधार पर शब्द को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? अर्थ, अर्थ के साथ। ठीक है, जैसे चमक मैंने शब्द लिखा तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरअर्थ, अर्थ के बिना। यानी कि ऐसे सभी शब्द जिनमें कोई अर्थ ना हो, लेकिन वैसे ही तुकबंदी के लिए हम उनका प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक। जैसे चमल, तो इससे हमें किसी अर्थ का पता नहीं चल रहा, तो ये कैसा है? एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में अंतर पता आपको चल गया। जो अर्थ प्रदर्शित करते हो, जो अर्थ के साथ हो, जो आपको किसी चीज के विषय में बता रहे हो, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। और जिससे किसी चीज का पता ना चले, कोई अर्थ ना निकाला जा सके, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम जब बोलचाल की भाषा में दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, सार्थक शब्दों का भी और निरर्थक शब्दों का भी, है ना। ज्यादातर बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई मेहमान आ जाता है हमारे घर में, तो हम क्या कहते हैं? चाय वाय लेंगे, है ना। बहुत देर से बैठा हुआ है सपोज, और हम चाहते हैं कि वो चला जाए थोड़ी देर में, तो हम बार बार क्या पूछते हैं? आप चाय लेंगे? चाय वाय कुछ पियेंगे? खाना वाना खाएंगे? तो खाना वाना, चाय वाय, रोटी शोटी, है ना। इनको हम निरर्थक शब्दों को केवल हम तुकबंदी के लिए प्रयोग करते हैं, अदरवाइज इनका हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। केवल हम इनका प्रयोग जो करते हैं बोलचाल के लिए करते हैं। तो आगे जो भी बात होगी वो कैसे शब्दों की होगी? सार्थक शब्दों की होगी। ठीक है, क्योंकि व्याकरण में निरर्थक का कोई स्थान नहीं है। हम जो भी बात करेंगे कैसे शब्दों की करेंगे? सार्थक शब्दों की करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं समझ में आ गया? वर्णों का सार्थक मिलन।
ठीक है, वर्णों का सार्थक मिलन ही क्या है, शब्द है, जिससे हमें किसी का पता चलता है, किसी चीज के विषय में पता चलता है। नेक्स्ट है शब्द और पद में क्या अंतर होता है। अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसमें बहुत ही विस्तार से समझाया था कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द क्या होता है, मैंने कोई शब्द लिखा, सपोज मैंने कमल लिखा, कमल, तो ये क्या है, एक शब्द है। जब मैं इस शब्द का प्रयोग किस में करूंगी, वाक्य में कर दूंगी। जैसे मैंने लिखा कि कमल कीचड़ में खिलता है ना, कमल कीचड़ में खिलता है, तो यहाँ पर जो कमल शब्द है वो शब्द ना होकर क्या बन गया, पद बन गया। क्या बन गया, पद बन गया। ठीक है, तो शब्द जब स्वतंत्र होता है, जब किसी के साथ प्रयोग में नहीं आता है तो वो क्या होता है, शब्द होता है। लेकिन जब उसका प्रयोग किसी वाक्य में हो जाता है, अन्य पदों के साथ हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तभी तो वाक्य को क्या कहा जाता है, पदों का व्यवस्थित स्वरूप ही क्या है, वाक्य है। तो क्लियर है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है, सब समझ में आ गया होगा सभी को। शब्द जब तक वो स्वतंत्र है, अकेला है, वो शब्द है, लेकिन जब वो साथ में आ जाता है, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। फिर है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद यानी कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जब हम भेद की बात कर रहे हैं तो कैसे शब्दों के भेद की बात कर रहे हैं, सार्थक शब्दों की, है ना। ये कैसे शब्द हैं, सार्थक, सार्थक शब्दों के भेद की हम, वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम 4 आधारों पर डिवाइड करते हैं। 4 आधार का मतलब क्या है, बेस, कि किस बेस पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना। जैसे क्लास में हम बैठे हैं, ये अच्छे छात्र हैं, ये ये बेकार हैं, तो अच्छे और बेकार यहाँ पर बेस क्या है, पढ़ाई का बेस क्या है, हम उनको किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, पढ़ने के आधार पर। तो वैसे ही यहाँ पर शब्दों का भेद जो है, शब्दों का वर्गीकरण जो है, शब्दों के प्रकार जो है, उनको हम 4 आधारों पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है रचना एवं बनावट के आधार पर। रचना एवं बनावट के आधार पर, या रचना एवं बनावट के आधार पर का मतलब ये है कि जब शब्दों की रचना हुई तो वो किस रूप में थे, ठीक है, कैसे उनको बनाया गया। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, अभी ये कौन कौन से होते हैं वो हम बताएंगे आपको, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं ये। रचना और बनावट के आधार पर 3 तरह के होते हैं शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दूसरा है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर इस कहो या प्रयोग के आधार पर कहो, बात एक ही है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर बात एक ही है। यानी व्याकरण में हम उन शब्दों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो चीज। तो ये हमारे 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी किसके आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। ठीक है, व्याकरण में हम जिस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब ये है कि हम जो सार्थक शब्द होते हैं उनका कितने प्रकार से अर्थ निकालते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से अर्थ निकालते हैं, तो कितने प्रकार से निकालते हैं उसके हिसाब से हमारे कौन हो गए, एकार्थी शब्द हो गए और अनेकार्थी शब्द हो गए। तीसरा समानार्थी शब्द हो गए और चौथा
विलोम शब्द, है ना। ये चार जो है वो हमारे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। समानार्थी शब्द को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं, पर्यायवाची, है ना। समान आर्थी यानी कि जिनका अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, तो समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि पर्यायवाची को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द या विलोम शब्द। तो जिसको पता है वो टिक कर देगा आंसर। और चौथा है इसमें, फोर्थ वन जो है वो है बनावट के आधार पर। ये बनावट के आधार पर गलत लिखा है, इसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आएगा, उत्पत्ति या ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति या ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर ही बोलते हैं हम इसको, कि जब शब्दों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेशन हुई, तो वो किस रूप में थे, फिर कैसे उनका रूप बदलता गया और आज हम उनको किन रूपों में जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तत्सम शब्द आते हैं, ठीक है। दूसरा तद्भव शब्द आते हैं। तीसरा देशज शब्द। चौथा विदेशज शब्द और पांचवा संकर शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 जो होते हैं इनको हम डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति या ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये क्लियर है हमने कितने आधारों पर शब्दों को डिवाइड किया। बेसिकली जो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों को फर्दर डिवाइड किया जाता है कितने आधारों पर, 4 आधारों पर। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। इन 4 आधारों पर अब हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तत्सम शब्दों की। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम, आपको नाम से पता चल रहा है, तत्सम। अगर हम इसको तोड़ें तो तत् प्लस सम, जो पहले हैं तत्सम शब्द, जब हम इसका विखंडित करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे, ठीक है, तो ये किस में डिवाइड होगा, तत् और सम। तत् का अर्थ क्या होता है, उसके, और सम यानी कि समान, उसके समान। उसके किसके समान, उसके किसके समान, हम जब उसके की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संस्कृत की। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, संस्कृत की। देखिए संस्कृत जो भाषा है वो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है ना, वर्ल्ड में सबसे पुरानी भाषा मानी गई है। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा हम मानते हैं सभी उसमें कि ज़्यादातर जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो संस्कृत से निकले हुए हैं, संस्कृत से आए हुए हैं। तो संस्कृत को इसी, क्योंकि हर भाषा में संस्कृत के कोई ना कोई वर्ड सुनने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पुरानी लैंग्वेज इसको माना जाता है संस्कृत को। और फिर उन्हीं शब्दों को हम बिगाड़ कर कह लीजिए या परिवर्तन करके आजकल बोलचाल में उनका प्रयोग करते हैं। पहले की वेदों के टाइम पर तो संस्कृत ही बोली जाती थी, संस्कृत ही लिखी जाती थी, है ना। पहले जो संस्कृत जो यूज़ की जाती थी, प्राचीन काल की मैं बात कर रही हूँ, वेदों के टाइम की, जब अथर्ववेद हमारे वेदों की रचना हुई, उस टाइम पे संस्कृत बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी।
तो इसीलिए जो लिखी जाती थी उस संस्कृत को हम क्या कहते थे, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई है जिस संस्कृत में, उसको हम कहते थे वैदिक संस्कृत। ठीक है, दो तरह की संस्कृत थी। लोग जो बोलते थे, बोलचाल में जिस संस्कृत का प्रयोग करते थे, और लोग जो लिखने के लिए, वेदों की रचना के लिए जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया, तो उसे हम कहते थे वैदिक संस्कृत। और लोगों के द्वारा जो बोली जाती थी उसे हम कहते थे लौकिक संस्कृत। ठीक है, जब हम हिंदी के विकास का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको पूरा अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमारे लैंग्वेज का, हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, हिंदी कैसे हमारी ओरिजिनेट हुई। तो बात तत्सम यानी कि उसके समान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संस्कृत के ऐसे शब्द, देखिए समझ लीजिए, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि सुनने से हमारी जो मेमोरी है, अगर हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं तो सीधा हमारे मेमोरी में जाकर अंकित हो जाता है। तो लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बात को समझिए, टॉपिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, वो समझ में आ जाएगा तो बाकी आप आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो तत्सम शब्दों की हम बात कर रहे थे। तत्सम शब्द ऐसे संस्कृत के शब्द जिनका हम बोलचाल में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, वैसे का वैसे ही, बिना किसी परिवर्तन के। समझ में आई बात। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम ज्यों का त्यों यानी कि बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग करते हैं, आजकल या बोलचाल में कहो या लिखने में कहो, बात बेसिकली हम व्याकरण की हो रही है तो हम व्याकरण की ही बात को लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि हम अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, अग्नि। हम दधी शब्द का प्रयोग करते हैं, दधी। दधी क्या होता है, दही। वर्षा का प्रयोग करते हैं, वर्षा क्या है, बारिश। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और ऐसे शब्दों को हम बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत् यानी उसका, सम यानी कि समान, उसके समान। किसके समान, हिंदी के ऐसे शब्द जो किसके समान है, संस्कृत के समान है। तो क्लियर है तत्सम शब्द। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। दूसरा क्या है, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद और भव, ये दो शब्दों से मिलकर बना है तद और भव। तद धन भव, तद यानी कि उससे और भव यानी कि होना। ये जो मैंने विग्रह किया है इस शब्द का, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि तत्सम को जब तोड़ा जाता है तो उसमें तत् का अर्थ क्या होता है, या जब तद्भव को तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है, तो उसमें तद का अर्थ क्या होता है। तो जब भी आप कोई चैप्टर करते हैं तो उसमें हर चीज का रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसमें किस चीज का, उसमें रिवीजन करने, हर चीज का रिवीजन हर किसी में छुपा होता है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको संधि का भी रिवीजन मिल जाएगा। तत्सम, तद्भव, कौन सा तद्भव में कौन सा है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, है ना, क्योंकि ये आधा है, नीचे हलंत का साइन लगा हुआ है ना, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तत्, द किस में परिवर्तित हो रहा है, त में। एक रूल है ना व्यंजन संधि का। चलिए, जब हम संधि करेंगे तो इसको मैं बहुत अच्छे से शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगी कि आप कैसे संधि को पहचानें। 5 मिनट में भी हो सकता है ये चैप्टर, और इसके लिए 3-4 क्लासेस भी दी जा सकती हैं। 5 मिनट में जब हम इसको ओरल करेंगे, और 2-3 क्लास में तब जब हम इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जहाँ एग्जाम की बात हो रही है तो वहाँ पर आपको फटाफट गैस करना होता है कि क्या है इसका आंसर, तो उसके लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए, और वो ट्रिक जब हम संधि वाला चैप्टर करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। बस आपके लिए शर्त क्या है कि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आप उसको पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखेंगे तो हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है। व्यूज़ तो पता चल ही जाते हैं कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जब हम देखते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, चलो ठीक है और वीडियोस बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए यही होमवर्क है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि अब आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उन सभी में हिंदी जो है बहुत ही
महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में हिंदी आने वाली है। तो हिंदी को आप आराम से बैठ के बिना किसी टेंशन के करिए, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव, उससे होना, उससे, उससे का मतलब यहाँ पर किससे? अगेन संस्कृत से है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके, जिनका रूप परिवर्तन करके हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर है? तत्सम क्या थे? तत्सम वो थे जिन्हें हम एज इट इज प्रयोग करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, और तद्भव वो शब्द हैं जिनका हम रूप परिवर्तन कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। पहले के लोग, आप खुद ही को देख लीजिए, पहले लोग कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। दिखते इन द सेंस कि पहनावे में कितना फर्क आ गया है, पहनावे में, बोलचाल में, हर चीज में कितना फर्क आ गया है। तो ये सब टाइम का ही तो है। तो जैसे हिंदी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही शब्दों का भी डेवलपमेंट हुआ। शब्दों का डेवलपमेंट हुआ तो जो पहले थे वो ना रहे और क्या हो गए? बदल गए। ठीक है, कहते हैं ना, बदले बदले से कुछ नजर आते हैं। तो जो भी है, संस्कृत, क्लियर, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि दधी था पहले, अब इसको हम क्या बोलते हैं? दही बोलते हैं। ठीक है, दधी को हम क्या बोलते हैं? दही बोलते हैं। जैसे कि संस्कृत में जैसे एक शब्द था संध्या, संस्कृत में एक शब्द था संध्या, प्राकृत में वो क्या हो गया? सांझ्य। प्राकृत में क्या हो गया? वो सांझ्य। और अब क्या हो गया है? वो सांझ। कहते हैं ना, सांझ हो गई है ना। गांव में बोलते हैं ना सांझ, गांव में तो, शहरों में क्या बोलते हैं? शाम हो गई है। लेकिन गांव में क्या बोलते हैं? सांझ हो गई, चलो। जो खेत में घास काटने जाते हैं, वो जब रात होने लगती, सर्दियों का टाइम है, जल्दी रात हो जाती है, कहते हैं सांझ हो गई, जब रात होने लगी चलो निकलो। तो सांझ, तो संध्या से क्या बना? सांझ। संध्या कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और सांझ कैसा शब्द है? तद्भव का। तो इसीलिए सांझ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और संध्या कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्लियर है? ये तत्सम हो गया और ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। तत्सम से तद्भव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी चीज परिवर्तित होती है तो किसी प्रक्रिया के द्वारा होती है ना, प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तद्भवीकरण। क्या बोलते हैं? तद्भवीकरण। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि तत्सम से तद्भव बनने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है या किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तद्भवीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, और तद्भवीकरण किसी का भी हो सकता है, देशज शब्दों का भी हो सकता है, विदेशज शब्दों का भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगी कैसे। तो ये क्लियर है, तत्सम और तद्भव दोनों समझ में आ गए होंगे। तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हमने परिवर्तन कर दिया है, रूप परिवर्तन कर दिया है, और वो बोलचाल में या लिखने में प्रयोग होते हैं। ये पूरा एक चैप्टर है तत्सम तद्भव शब्दों का। इनको कैसे याद करना है और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, बुक आप देखेंगे तो बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, हर उससे क से अलग, अ से अलग, ई से अलग, मतलब सभी से। लेकिन आपको सारे नहीं करने हैं, केवल कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं बार बार, प्रश्न वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, और टिक क्या है, कैसे आपको पता चले कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, वो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगी। पूरा इसका एक अलग से चैप्टर करेंगे। अभी तो हम शब्द चैप्टर कर रहे हैं, तो इसके सारे पार्ट्स को हमें शॉर्ट में करना है। क्लियर? तीसरा है हमारा देशज शब्द। तीसरा क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज नाम से आपको पता चल रहा है, जब मैं लिख रही हूं
देशज, तो ये दो शब्दों से बना है, देश प्लस ज, है ना, दो शब्दों से बना है देश प्लस ज। ज का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, है ना। अगर ये जा होता, सपोज अगर मैं इसके आगे आ की मात्रा लिख देती तो ये क्या बन जाता? जन्म लेने वाली। किसी के भी पीछे जा लगा हो, जा आ की मात्रा वाला, तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग को बता रहा है। अगर ज लिखा हो तो इसका मतलब वो पुल्लिंग को बता रहा है। जैसे हम लिखते हैं ना अनुज, अनुज मैंने लिखा, तो अनु का मतलब क्या है? पीछे, और ज का मतलब जन्म लेने वाला, जिसने पीछे जन्म लिया हो। तो अनुज को इसीलिए क्या कहते हैं? छोटा, है ना। अनुजा, अनुजा होता तो लड़की की बात हो रही है, छोटी, तो पीछे जन्म लेने वाली। अनु का मतलब फॉलोइंग, जो पीछे, अनुसरण, बेसिकली इसका फुल होता है अनुसरण, पीछे। तो अनुज तो समझ गए। ज, जिसके पीछे भी ज लगा हो, जलज है, जलज, जलज में क्या? जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, समझ गए। जब हम पर्यायवाची करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि किसको किसके लगाने से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना है, आप आराम से बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। क्लियर? तो देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका किसी एक विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जन्म हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कैसे शब्दों की बात करते हैं हम? देशज शब्दों की। भौगोलिक क्षेत्र में विकास हुआ है, जैसे पहाड़ी एरिया है, प्लेन एरिया है, हर जगह की बोली अलग होती है। कुछ वहाँ ऐसे शब्द होते हैं जिनको किसी और भाषा में अलग जाना जाता है ना, और किसी और भाषा में अलग नाम से जानते हैं, तो होता है ना। तो देश में जन्मा, जैसे लोटा है, लोटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डंडा है, खाट है, जो ज्यादातर पूछा जाता है। कोई भी एक शब्द किसी और भाषा में कुछ बोला जाता है, उसी क्षेत्र से बाहर निकल जाओ तो उसी भाषा में, दूसरी भाषा में उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो वही देशज शब्द क्या होते हैं? देश में जन्मे, यानी कि जिनका विकास किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ है, देश में हुआ है, ऐसे सभी शब्दों को कौन से शब्द कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। पगड़ी, डंडा, लोटा, खाट, खटमल, कटोरा, कटोरी, है ना, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? अब जैसे हमारे यहाँ पेट बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में इसको लदौड़ बोलते हैं, है ना, लदौड़। कहीं कुत्ता बोलते हैं, किसी लैंग्वेज में इसको कुकुर बोलते हैं। तो कुकुर तो संस्कृत का शब्द है, पहाड़ी में इसको कुकुर बोला जाता है, कुत्ता नहीं बोलते। तो है ना, एक ही चीज है लेकिन उसको दो अलग नामों से जान रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है, देश में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हुआ है, ऐसे सभी शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है विदेशज शब्द। विदेशज, नाम से पता चल रहा है विदेशज यानी कि विदेश में जन्मा, है ना। विदेशज शब्द यानी कि विदेश में जन्मा। विदेशज शब्दों को और कैसे शब्द कहा जाता है? आगत। आगत मतलब आया हुआ। कहां से आया हुआ? विदेश से आया हुआ। विदेशज शब्दों को हम कैसे शब्द कहते हैं? आगत शब्द। आगत जो आया है, कहां से आया है? बाहर से आया है, घर के बाहर से, कहते हैं आगंतुक, हिंदी में बोलते हैं ना आगंतुक, जो बाहर से आया था, मेहमानों को आगंतुक कहा जाता है। तो वही चीज। तो विदेशज जिनका जन्म विदेश में हुआ है और उनके आगमन से, क्योंकि विदेशज शब्दों को कैटेगरी का हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मुस्लिमों से प्रभावित, मुस्लिम शासन कहो या कैसे भी कहो, मुस्लिमों से प्रभावित शब्द, और यूरोपियन से प्रभावित शब्द। यूरोपियों से प्रभावित शब्द, क्योंकि हमारे देश में सारे ही आए। यूरोपियों से प्रभावित शब्द, मुस्लिमों की बात करते हैं तो दो ही आते हैं, अरबी और फारसी। अरबी और फारसी, है ना।
और जब हम यूरोपियन से प्रभावित शब्दों की बात करते हैं तो इसमें तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी शब्द हो गए, और कौन से हो गए? फ्रांसीसी शब्द हो गए, और कौन से हो गए? डच हो गए, और कौन से हो गए? पुर्तगाली शब्द हो गए। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? जो विदेशों से आए हैं, क्योंकि वो हमारे देश में आए, काफी लंबे समय तक उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, तो शासन करने से उनके वो बोलते थे तो उनसे हमने कैच कर लिया, तो वो हमारी भाषा में इस तरह से समा गए कि अब हम उनका प्रयोग रेगुलरली करते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशज या आगत शब्द, जो बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उस प्रश्न को, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। ठीक है, आराम आराम से चलते हैं, कोई ऐसी भागा दौड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी एकदम से ये नहीं कि अगले महीने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को टाइम है। चीज़ों को समझते हुए आप आगे चलिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके समझने में, समझाने में है या नहीं वो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर ये पॉइंट मतलब आप अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, या कोई भी चीज़ जो आप कहना चाहते हैं, कमेंट के द्वारा आप कह सकते हैं उसको। ठीक है ना। और फिफ्थ है इसमें जो लास्ट है उसे वो है संकर शब्द। संकर, संकर में कौन सी संधि है? संकर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है ना। इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जो बिंदी है उसको किससे डिनोट किया जाता है? म से। इस बिंदी को किससे डिनोट किया जाता है? म हलंत, आधा म से। तो ये जब हम इसको तोड़ेंगे व्यंजन संधि में तो कैसे टूटेगा? सम धन कर, संकर। जैसे संसार है, संसार में भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि, सम धन सार। चलिए इसको छोड़ते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या चल रहा है, संधि चल रहा है कि शब्द चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो एक ही पर फोकस करते हैं। तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं, संकर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड कहते हैं ना, इसका जन्म हाइब्रिड करके हुआ है। संकर प्रजाति, संकर प्रजाति कौन सी होती है? जो ऐसी प्रजाति जो दो प्रजातियों के मिलने से बनती है, ऐसी प्रजातियों को संकर प्रजाति कहा जाता है। और हम ऐसे करते रहते हैं, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, ऐसी संकर प्रजातियों का निर्माण करते रहते हैं। पौधे हो गए, पेड़ पौधे भी करते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पर शब्द की बात है कि ऐसे शब्द जो दो अलग ओरिजिनेशन से आए हैं, एक हिंदी का है तो एक संस्कृत का है, एक विदेशी है तो एक तत्सम है, एक तद्भव है। मतलब दो ओरिजिनेशन से मिलने के बाद जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी, है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है रेल और गाड़ी। रेल कैसा शब्द है? इंग्लिश का। रेल कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। और गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है ना। तो हो गया ना, दो ओरिजिनेशन से मिलकर बना रेलगाड़ी। खानदान, पीकदान, रोशनदान, ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं? संकर शब्द हैं। और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको क्लास के साथ साथ बताते हुए चलूंगी। ठीक, कि ये एग्जाम में आया हुआ है या ये एग्जाम में आ सकता है। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स मैं बीच बीच में बताऊंगी, पहले नहीं बताऊंगी, वरना आप पहले ही देख के छोड़ देंगे। कम से कम इस लालच में आप पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? आपको पांचों शब्द समझ में आ गए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशज कौन से, और संकर शब्द कौन से। ठीक,
तो ये कैसे थे? उत्पत्ति के आधार पर या ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर 5 होते हैं, जो पांचों मैंने आपको डिफाइन कर दिए। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ। अभी पता तो नहीं है, लाइव में तो साथ साथ बच्चे मैसेज देते रहते हैं कि मैम दोबारा समझा दीजिए या ये कर दीजिए, है ना। रिकॉर्डेड में क्या है कि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे मैसेज, ठीक है, फिर मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, तो ये मैंने आपको 3 बताए रचना या बनावट के आधार पर। पहला क्या था? रूढ़, है ना। दूसरा क्या था? यौगिक, और तीसरा क्या था? योग रूढ़। क्लियर? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कह सकते हो आप। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कह सकते हो। ये कौन से शब्द होते हैं? क्योंकि मूल शब्द को भी हम आगे नहीं तोड़ सकते और रूढ़ शब्दों को भी आगे तोड़ नहीं सकते। देखिए डेफिनेशन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि लंबी लंबी डेफिनेशन होती हैं, तो आप सिर्फ समझिए उसको, ठीक है, सुनिए उसे, सुनकर आप उसको समझिए कि क्या कह रहे हैं। मैं एक बार 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ हर चीज़ को, ताकि अगर एक बार समझ नहीं आई है तो दूसरी बार आ जाए, दूसरी बार नहीं आई है तो तीसरी बार आ जाए, ठीक है। तो रूढ़ की बात कर रही थी। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ वो शब्द होते हैं, वो मूल शब्द होते हैं जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तोड़ तो सकते हैं लेकिन सार्थक, या दिमाग में हर वक्त सार्थक रखिएगा कि सार्थक अर्थ में हम उसका विखंडन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने लिखा सड़क लिखा। अब सड़क एक कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, मूल शब्द है। इसको हम तोड़ देंगे। मैं सड़ को अलग करूं, सड़ कोई शब्द नहीं होता, ड आता है उसमें, और का को अलग कर दूं तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। इनको तीनों को अलग कर दूं, स अलग, ड अलग, का अलग, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं? तो वो सभी शब्द, जैसे मैंने आज लिखा, सपोज आज, तो आज भी क्या है? एक रूढ़ शब्द है, मूल शब्द है। मैंने लिखा सपोज मैंने लिखा क्या? कलम लिखा। कलम से तो कल निकल सकता है, लेकिन माँ से कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको भी सार्थक अर्थों में विखंडित नहीं किया जा सकता। तो समझ रहे हैं? सार्थक रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिनको हम सार्थक अर्थों में तोड़ नहीं सकते, विखंडित नहीं कर सकते, वो सभी शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। कैसे शब्द? रूढ़ शब्द। अब बात आती है यौगिक की। यौगिक, योग इक, किससे मिलकर बन रहा है ये? योग इक, जोड़ से, जो दो। तो यौगिक शब्द कैसे होते हैं? वो शब्द जो किसी को जोड़कर, मूल शब्द में कुछ ना कुछ जोड़कर बनाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। ज्यादातर हम यौगिक शब्द ही बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है मूल नहीं करते हैं, मूल भी करते हैं। ज्यादातर मैंने कहा कि ज्यादातर हम कैसे शब्द प्रयोग करते हैं? यौगिक शब्द प्रयोग करते हैं, जो किसी न किसी तरीके से जुड़कर हमारे सामने आए हैं, है ना। यौगिक शब्द हम कैसे बनाते हैं? शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, तो वैसे ही यौगिक शब्द हम कैसे बनाते हैं? प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, या उपसर्ग लगाकर बनाते हैं, या समास के द्वारा बनाते हैं, समास। तो इन 3 तरीकों से हम क्या करते हैं? यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। जैसे हार लिखा मैंने शब्द। हार क्या है? एक मूल शब्द है, एक यौगिक रूढ़ शब्द है। इसके आगे मैंने ना लगा दिया, तो कैसा बन गया? क्या ना क्या है? प्रत्यय है ना।
तो प्रत्यय लगने से एक ये नया शब्द बन गया। तो वो सारे शब्द जिसमें कुछ ना कुछ जोड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाए, वो हमारे कैसे शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। थर्ड है योग रूढ़। योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं? जो अर्थ में रूढ़ होते हैं, अर्थ में तो क्या होते हैं? रूढ़, और देखने में कैसे होते हैं? यौगिक। देखने में कैसे होते हैं? यौगिक। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? योग रूढ़। ठीक है, देखने में यौगिक और अर्थ में रूढ़। रूढ़ यानी कि विशेष, किसी विशेष की तरफ वो इंगित कर रहे हैं। मैंने लिखा जलज, तो ध्यान रखना ज्यादातर जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सारे कैसे हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। और ज्यादातर इसमें जो पूछे जाते हैं ना, समास और पर्यायवाची शब्द ही पूछे जाते हैं। समास और पर्यायवाची शब्द ही पूछे जाते हैं योग रूढ़ शब्दों में। क्लियर? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी विशेष की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। मैंने अगर जलज लिखा तो जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। तो जलज शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कमल की तरफ, है ना। और जलज दो से मिलकर बना है, जल धन ज। जल यानी कि पानी और ज यानी जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। तो समझ में आए तीनों के तीनों? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वो जिन्हें हम सार्थक अर्थों में तोड़ नहीं सकते, यौगिक वो जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है, वो यौगिक शब्द। योग रूढ़ वो जो दो के मिलने से बना हो और एक किसी तीसरे सार्थक अर्थ की तरफ इशारा करता हो, किसी विशेष की जानकारी आपको देता हो, ऐसे सभी शब्द हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आज इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है और मुझे नहीं लगता, मतलब 80% लोग पूरी देखते होंगे। जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझना है, वही पूरी देखते हैं कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और ये महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कुछ ना कुछ अलग ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई जानकारी ऐसी अवश्य होगी जो आपको अलग लगे, नई लगे। एडिशन, ठीक है, आपकी नॉलेज में एडिशन होनी चाहिए। अगर एडिशन नहीं हुआ तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का हमारा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कहीं से भी आप देख सकते हो, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप एक टॉपिक लो, उस टॉपिक पे जितनी वीडियोस अवेलेबल हैं सबसे देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, आपको डाटा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, देखिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर है, एंटरटेनिंग ना हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर है, ये 100% मैं आपको श्योर कर सकती हूँ। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यही वाइंड अप करते हैं और इसी टॉपिक को हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है अगर टाइम मिला तो उसी में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, या किसी एक टॉपिक को उठा लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे जो शब्द चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही पेशेंस से आपने इस वीडियो को देखा और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, हमारे लिए तो यही फीस है आपसे कि आप उस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दें, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये तो हर टीचर का एक अधिकार है आपसे मांगने का। अगर आपको पसंद आ रही है तो करने में कोई हर्ज नहीं है, टिक कर दीजिए, हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए इस सफ़र पर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।